ठीक हो गया। और उसके बाद हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स किए थे। एक तो हमारे जनरल कोई भी फोर साइडेड, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो तो हम उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, और अगर दोनों पेयर्स पैरेलल हो तो फर्दर हम उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है। और पैरेललोग्राम के ही फर्दर हमने बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स हमने उन्हें क्लासिफाई किया था। ऑल साइड्स इक्वल तो क्या हो जाएगा रोम्बस, ऑल एंगल्स इक्वल तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। अगेन एक जो एक्स्ट्रा उसकी प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। लिख लो इसको दोबारा से। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है, देखो बाकी सारी चीजें आप उसको एज इट इज प्रूफ कर भी सकते हो, लेकिन ये चीज हमें याद रखनी चाहिए हर बार। रोम्बस के डायगोनल्स 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, प्लस दे आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये कल रह गया था लास्ट में आकर तो इसे पूरा कर लो। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। और वो इक्वल क्यों थे, मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी नोटबुक का फ्रंट और बैक कवर बिल्कुल सेम कर दो तो आप नहीं बता पाओगे उसे ओपन कहां से करना है जब तक आपने कोई मार्किंग नहीं की हुई है। समझ में आ गया। जैसे हम अगर प्लेन बुक बाइंड करवाते हैं तो हम उसे कभी कभी अपसाइड डाउन भी ओपन कर लेते हैं, एंड फॉर द सेम रीजन बिकॉज डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है, हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि नहीं ये ओपनिंग है वो ओपनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम में लास्ट फिगर आती है जिसे हम बोलते हैं अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड फिगर और वो रेगुलर में आए। ट्रायंगल्स में रेगुलर फिगर कौन सी होगी? अगर एक रेगुलर ट्रायंगल कहा जा रहा है तो आपको हाँ क्या नाम दिया जाएगा उसको? इक्विलेटरल, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है ना, किसी भी फिगर को रेगुलर नेम देना है तो इसका मतलब सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल। तो अगर हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, रोम्बस में सिर्फ साइड्स इक्वल थी, रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल्स इक्वल थे। तो जो हमारे पास स्क्वायर है वो एक आइडियल कंडीशन है, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो हाईएस्ट फॉर्म जो हमारा आता है ना कि सब इसको पूरा मोक्ष प्राप्त हो चुका है, वो चीज है इसमें। स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो सभी पैरेललोग्राम्स में है। इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म में बैठा हुआ है अपना ऊपर, कहते मेरे पास सब कुछ है। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपस में वो होता है ना, शो ऑफ होता है उनका आपस में, तो अगर स्क्वायर कहेगा कि आई हैव ऑल एंगल्स इक्वल, रेक्टेंगल कहेगा मेरे पास सारे एंगल्स इक्वल है, तो स्क्वायर भी कहेगा मेरे भी सारे एंगल्स इक्वल है। पर अगर स्क्वायर बोलेगा मेरी सारी साइड्स इक्वल है तो रेक्टेंगल चुप कर जाएगा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं। समझ में आ गया। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल, दैट्स व्हाई इट्स अ रेगुलर फिगर। और इसके अब इसी वजह से इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? सब कुछ है ना, तो डायगोनल्स इक्वल भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी। समझ में आ गया। स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल, दे आर परपेंडिकुलर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है? एक सिमेट्रिकल फिगर है। डायगोनल्स जो है ना उसको अगर हम डायगोनल्स के अराउंड अगर हम फोल्ड करते हैं डायगोनल्स के अलोंग, तो सारे जो वर्टिसेस है आपस में क्या करेंगे? मैच कर जाएंगे। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। एक रेक्टेंगुलर पेपर को, जैसे ये मेरे पास शीट ऑफ पेपर है, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगी एज टू एज, अगर मैं इसको डायगोनल फॉर्म करती हूँ, डायगोनल के अराउंड फोल्ड करूंगी तो इसके ये वाला वर्टेक्स आपस में मैच नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई मीन। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना, इसके अराउंड अगर मैं चाहती हूँ फोल्ड करूं तो ये ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड नहीं करते। तभी याद है ना, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना होता है इसमें या कुछ बनाना होता है तो हम उसको पहले स्क्वायर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हो? ऐसे फोल्ड करते हो और जो एक्स्ट्रा हमारा कट हो जाता है। ठीक है ना, फिर जो बचा पेपर वो कंप्लीटली स्क्वायर होता है, जैसे मर्जी फोल्ड कर लो। समझ में आ गई ना बात। तो स्क्वायर इज अ सिमेट्रिकल फिगर, डायगोनल्स के अराउंड भी फोल्ड कर सकते हो उसको। और इसी बेसिस पर ना हम रेक्टेंगल को देखो डायगोनल पे फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं बनते, दो ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स नहीं बनते। ठीक है, तो इसीलिए इसी पर्पज से अगर हम इसी से हम इन्फर करें, हमारा जो डायगोनल है ना रेक्टेंगल का, वो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता।
Diagonals are not the angle bisectors in case of any parallelogram, in case of rectangle. लेकिन rhombus के केस में और square के केस में diagonals are angle bisectors too. समझ में लिख लिया? लिख लो diagonals of rhombus and square are या act as angle bisectors as well. ये सिर्फ सिमेट्री है उनकी फोल्डिंग के पर्पस से. रोम्बस को भी अगर आप फोल्ड करोगे ना उसके डायगोनल के लॉन्ग किसी भी, तो पूरे दो ट्राइंगल्स आपस में ओवरलैप करेंगे. पैरेललोग्राम में ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा. आप उसे कट करोगे, उसको फिर फ्लिप करोगे, तब जाकर वो ओवरलैप करेगा. रेक्टेंगल में भी अगर मैंने इन दोनों हिस्सों को अलग कर दिया तो मुझे इसे अपसाइड डाउन 90-90 वाले एंगल को मैच करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपस में ओवरलैप करेंगे. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि हमने फ्लिप कर दिया, हमने कवर कर दिया, ओवरलैप कर दिया, टर्न कर दिया और ओवरलैप हो गए. समझ में आ गई बात है? हमें इन्हें अपसाइड डाउन फ्लिप करना पड़ेगा. इसे कट करोगे, इस वाले ट्राइंगल को जैसे ऐसे कट किया हमने, ये वाला ऐसे कट हुआ और ये ऐसे था. अब अगर इसको करना है तो इसे अपसाइड डाउन, इसको घुमाकर यहां लेकर आना. समझ में आ गई बात? ज्वाइन किए हुए हम इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बना सकते. तभी जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो हमने साइड्स ली ही नहीं, हमने उनके एंगल्स को ही लिया. समझ में आ गई? क्योंकि फिर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर वो ऐसे कवर नहीं हुआ, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उन सबको छोड़कर हमने कहा सिर्फ एंगल्स के बारे में बात करो. ये वाले एंगल इसको इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, और फिर हमारे पास आ गई कॉमन साइड. क्लियर हो गया? तो डायगोनल्स को जब भी आपने इस प्रॉपर्टी के थ्योरम को प्रूव करना है, तो जैसे बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही करना. बाकी सबके लिए कोई गारंटी नहीं है मार्क्स मिले, क्योंकि टीचर कभी भी नंबर काट सकती है कि नहीं बुक वाला प्रूफ नहीं लिखा. समझ में आगे बात है? तो हमें जैसे मर्जी हम उसे समझ आए, और प्रूफ बुक का ही चलेगा. ठीक होगी बात ये? अब आगे हमारे पास स्क्वायर. ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं. इसका एरिया निकालना हो तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर. और इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. क्लियर हो गया? अब इन सब के बाद हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम बोलते हैं, इतना लिख लिया सबने? राइट. तो इसी के अलावा एक और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आएगा जिसमें साइड्स ना तो पैरेलल है, साइड्स कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं अकाइट. पढ़ा है ना हमने? अब काइट में क्या है? दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऐसे ही दूसरी वाली दो एडजेसेंट साइड्स वो भी इक्वल है. लेकिन यहाँ पे कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं होगी, कोई भी ऑपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होता. तो ए बी सी डी इज अ काइट. ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है, होपफुली इक्वल बनाया. तो इसके क्या होता है? टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल. आपके जो ये दो अनइक्वल साइड्स के बीच में एंगल बनता है ना, ये इक्वल होते हैं. अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा. ठीक हो गया? What about these two angles? They are not equal. क्लियर हो गया? जो ये इक्वल एंगल्स है ये बाइसेक्ट होते हैं? नहीं, बाइसेक्ट नहीं होते. ठीक है. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. देखो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर and longer diagonal bisects the shorter diagonal. Longer diagonal bisects the shorter diagonal.
लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये काइट ना अभी फिलहाल कहीं यूज नहीं करोगे। इस काइट की फिगर को ना जहां यूज किया जाएगा वो है आपका चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। वहां पर भी दो सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं अनइक्वल रेडियस वाले, वहां पर ना जब भी ये फिगर बनेगी काइट बनेगी। तो याद रखना, देखो ये दो रेडियस इक्वल है, ये सब वहां पर होगा। वहां पर पता क्या है, जो ये लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट से शॉर्टर डायगोनल, ये सब वहां पर चीजें क्लैरिफाई होंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो वहां पर ये रूल याद रखना है, काइट की फिगर मैक्सिमम जो यूज होती है वो सर्कल्स में यूज होती है। जो ये क्वाड्रिलेटरल है काइट, ये सर्कल्स में, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, जो भी फिगर बनेगी वो काइट की सर्कल्स में ही बनेगी। ठीक होगी बात ये? और जो सारी प्रॉपर्टीज है हम उसको वहीं पर प्रूव करेंगे। इतना क्लियर है हमें? यहाँ पर इन जनरल देखोगे तो काइट की फिगर आपके पास नहीं आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो अब आते हैं, पहला क्वेश्चन इसका आई थिंक आपकी बुक में मिसिंग होगा। देखो, नया चैप्टर है ना ये, नया वाला, नई वाली बुक है, मुझे दिखाओगे बुक? सबकी बुक्स लाए? अगर नेक्स्ट टाइम बुक नहीं लेके आओगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। है बुक सबके पास? सिर्फ एक बार नई बुक लेके है। जो सबसे पहला एमसीक्यू और सबसे इजी वाला एमसीक्यू जो इसमें बनकर आ सकता है, आपकी नई वाली बुक में डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो लिखो, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। लिखो, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ये आपकी बुक में नहीं है। द एंगल्स, और तुम्हारे पास रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, कहाँ से हमारे कल बुक रह गई, आज रजिस्टर रह गया, परसों तुम रह जाओगे, है ना? यस मैम। हाँ, आर इन रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो एक तरह से बोनस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा भी क्या जाता था, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंगल, द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंगल। अब इसमें जो वेरिएशंस आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले ये करो। तो जब भी रेशियो दी हुई है एंगल्स की, ऑल द एंगल्स आर 3:5:9:13, तो क्या लोगे एंगल्स क्या है फिर? 3x, 5x, 9x, 13x। सबसे अंडरस्टैंडिंग में सबसे इजी यही है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा? x की वैल्यू इज 12। therefore the angles are, पहले तो जिस रेशियो में एंगल्स लिखे हुए हैं ना उसी रेशियो में चारों एंगल्स आपको लिखने हैं। अगर मान लो सारे एंगल्स पूछे गए हैं ना, तो आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे कि पहले मैंने लिख दिया 36, फिर मैंने लिख दिया 108, फिर मैंने लिख दिया 60। जिस रेशियो में एंगल्स मेंशन्ड है उसी रेशियो में लिखे जाते हैं, विच इज कॉल्ड साइक्लिक एक्सप्रेशन में हम चलते हैं, साइकिल में चलते हैं। पैरेललोग्राम को नेम करते हैं, देखो कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को नेम करते हैं ना तो साइकिल में नेम करते हैं, ये नहीं कि जंप कर दिया, यहाँ पे मैंने सी लिखा है ना तो आई विल नॉट नेम इट, और यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो आई विल नॉट नेम इट A B D C। पता है ना, हम हमेशा साइकिल में चलते हैं कि हम उसकी बाउंड्री में चलकर उसको नेम कर रहे हैं ABCD। तो ऐसे ही एंगल्स भी ना उसी वे में लिखे जाते हैं, ABCD या ADCB, BCDA, उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं दे आर इन ऑर्डर, in sequence, right? So 3:5:9:13 angles are 36 degree, 60 degrees, 108 degrees and 156 degrees. The angles of quadrilateral are 36, 60, 108, 156. अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, रेशियो ऑफ एंगल्स आपको गिवन है, okay? The angles of quadrilateral are in ratio 2:3:2:3. Find the type of quadrilateral. अगर इस रेशियो में एंगल्स लिखे हो तो आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। सो यू हैव 10x as 360 डिग्रीज, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। therefore the angles are, क्या हो जाएगा?
72, 36 3 जा 108, फिर क्या हो जाएगा बोलो। नेक्स्ट है 72 अगेन, नेक्स्ट होगा 108। तो ये एंगल्स ए बी सी और डी हमेशा इन ऑर्डर दिए होंगे आपको, ऐसा नहीं है कि कोई ए दे दिया फिर डी दे दिया फिर मर्जी से सी दे दिया। हमेशा जब भी रेशो दी जाएगी या एंगल्स के बारे में कहा जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक हो गया। अगर नहीं लिखा होगा तो कहीं ना कहीं कंडीशन से पता लग जाएगा। तो बेस्ड ऑन दीज फोर एंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू यू थिंक दिस पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? किस बेसिस पे कह रहे हैं? ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है ना? ऑपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये भी चेक करना। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है लेकिन एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी हैं, तभी हमने कहा क्वाड्रिलेटरल जो है वो है पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है angles are in ratio 3:7:6:4. Find the type of quadrilateral. अब जो रेशो दी है वो है 3:7:6:4। सारे क्वेश्चन ना मोस्ट टाइम वर्कशीट में होंगे वैसे तो। क्वाड्रिलेटरल्स की वर्कशीट जब शेयर करूंगी ना तो कर लेना। ऑलमोस्ट आई थिंक इसमें एग्जाम्पल भी मैंने कवर किया हुआ है, एमसीक्यू वगैरह सब। इतना कर लो काफी है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे। सारे क्यों नहीं, तुम्हारे वाला नहीं, बड़े शौक से करते। हाँ जी, क्या एंगल्स हो जाएंगे? 3:7:6:4 है तो 20x विल बी इक्वल टू 360। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। एंगल्स क्या हो जाएंगे? 54। 18 7 सा 126। 18 6 सा 108 एंड 18 4 सा। अब कुछ मत करना, ऑर्डर में एक पैरेललोग्राम बनाओ, कुछ भी मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ए बी सी डी, और इन एंगल्स को 54 यहाँ पर, 126 यहाँ पर, 108 यहाँ पर और 72 यहाँ पर लिख दो। ऐसे ऑल एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कहाँ है? सप्लीमेंट्री कौन से हैं? अगर ये दो सप्लीमेंट्री है तो इससे क्या होगा? कौन सी लाइंस पैरेलल हो गई? ए डी पैरेलल टू बी सी आ गया। ट्रेपीज, only one pair of opposite sides parallel, that's why it's a trapezium. Only one pair of opposite sides parallel, क्योंकि ये दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, दो पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बन रहे हैं, उसे कोइंटीरियर एंगल्स मान लिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ दैट कोइंटीरियर वाला थ्योरम हम कह सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। सिर्फ यही तो लाइंस पैरेलल है, बाकी कोई नहीं है, इसीलिए ये हम इसको नेम देंगे अ ट्रेपीजियम। ये ना एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है जहां पे आपको चारों ऑप्शंस दे दिए, तो ध्यान से करना। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास जहां पर दिया है 2:2:3:3, ये रेशियो दी हुई है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना। तो 10x इज 360 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 डिग्री। एंगल्स तो निकाल लिया सबने, है ना?
अब देखो एंगल लिखो यहाँ 36, यहाँ सॉरी यहाँ क्या लिखोगे 72, यहाँ क्या लिखोगे 70, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, कौन सा ट्रेपीजियम लग रहा है ये, तो मैंने बता ही दिया, आइसोसलेस होगा। ठीक है, एक तो जो ये सी डी और ए बी बनाए हैं ये पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की हुई है, इट शुड एक्चुअली बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर मैं इसको थोड़ा पैरेलल बनाना चाहूं तो इस तरह से बनाऊंगी। ठीक हो गया। हाँ जी। कैसे बेटा, ऑर्डर में होने चाहिए ना एंगल्स। अगर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, अगर ये 2:3, देख मैंने करवाया था ना 2:3:2:3, अब मैंने रेशियो चेंज कर दी, इसका मतलब ये एंगल्स ऑर्डर में ही है। ऐसे तो आप कुछ भी उसको आप ट्रेपीजियम भी बना सकते हो। जब रेशियो दी होगी ना, मैंने कहा था इन ऑर्डर दी होगी। समझ में आ गया। हमेशा ए बी सी डी ही बोला जाता है, तो एंगल्स की रेशियो भी आपको उस तरह से ही दी जाए। क्लियर हो गया। तभी उसमें भी तो फिर तुम ट्रोपीजियम बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया ना हमने। हमने उसको पैरेललोग्राम अच्छे से नेम दे दिया कि हाँ वो पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि एक हम रिचुअल जैसे कह सकते हैं कि एक हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि एंगल्स हमें ऑर्डर में ही दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज अ ट्रेपीजियम, लेकिन इसमें अगर आप चेक करो तो ये वाले दो एंगल्स नॉन पैरेलल साइड्स वाले एंगल्स जो है वो इक्वल है, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसलेस, दिस वुड बी एन आइसोसलेस ट्रेपीजियम। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:2:3:4। अब ये बताना टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स आर इन रेशियो 1:2:3:4, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद ना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो एंगल्स क्या हो गए 36, 72, 108, नहीं, हाँ 108 एंड 144। अगर सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता ना तो फिर आपको सिर्फ एंगल्स पूछे होते, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछा होगा। हाँ, आइसोसलेस एंगल्स इक्वल कहाँ है भाई? कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी बोल दो, बस हमने बोलना है ना। कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री है देखो, अगर आपने यहाँ पे 36 लिखा, यहाँ पर लिखा 72, दिस इज 108 एंड दिस इज 140, ये दो सप्लीमेंट्री दिख रहे हैं ना हमें पेयर्स, तो ये क्या होगा ट्रेपीजियम। आइसोसलेस क्यों होगा, ये दो एंगल्स इक्वल है, दिस इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, नेक्स्ट लिखो, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x-2, 3x-2 and 3x-2 degrees and 63 minus 2x degrees.
फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट एंगल्स है तो क्या होंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 63 माइनस 2x। अब अगर उसने ऑल एंगल्स कहा है ना, तो आपने किस ऑर्डर में लिखना है। पहला एंगल आपने लिखा 37, अब नेक्स्ट एंगल क्या होगा, adjacent angles are adjacent angles of parallelogram are supplementary। तो जो इसके बाद वाला एंगल लिखोगे वो होगा 180 माइनस 37, फिर से आएगा 37, और फिर से आएगा 180 माइनस 37। प्लीज राइट देम इन ऑर्डर, ए बी सी डी। पहले एंगल ए लिखा 37, उसके बाद बी जो एडजेसेंट होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, फिर जो सी होगा वो इक्वल होगा ए के साथ, फिर डी होगा जो कि इक्वल होगा बी के साथ। समझ में आ गया। तो हमेशा एंगल्स को इन ऑर्डर ही मेंशन करना है। अगर ये केस स्टडी में 1 नंबर का क्वेश्चन आया, आधा नंबर मतलब पूरा नंबर तो इससे में कट जाता है, हमने ऑर्डर में नहीं लिखे होते हैं, हमने 37 बस, बाकी दूसरे, राइट। सो प्लीज राइट देम इन ऑर्डर। इट विल बी 37 डिग्रीज, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 143 डिग्रीज, देन 37 डिग्रीज 143। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, इसके बाद फिर बुक में एग्जाम्पल नंबर 1। इतना क्लियर हो गया सबको। हाँ तो बेटा एंगल तो इसमें पुट करके आएगा ना, 3x माइनस 2। हाँ ये भी एक गलती होती है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे सबको, एक्स तो पुट करोगे ना यहाँ पे एंगल 3x, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये बहुत ही एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, फिगर नहीं बनानी, इसमें लिखा हुआ है इन पैरेललोग्राम PQRS, इन पैरेललोग्राम PQRS find the value of angle Q minus angle S। बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। और बताओ और क्या इसको कर सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम मेंशन है, जीरो क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनका मेजर कुछ भी दिया जाए उनका डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। समझ में आ गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स वुड बी गिवन टू एंगल्स वुड बी 0 डिग्री, राइट। बुक का एग्जांपल नंबर 1, शो दैट, सभी बच्चे प्रेजेंट है ना, show that each angle of a quadrilateral of a rectangle is 90 degrees। एग्जाम्पल नंबर 1, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम पैरेललोग्राम्स की या सभी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है उनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में ही लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है और पेपर में आ भी जाता है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने कहा, डेफिनेशन कल मैंने क्या लिखवाई थी, अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसमें मुझे पता है कि सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री और वो पैरेललोग्राम। दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ बेस्ड ऑन दिस बेसिक डेफिनेशन मुझे मुझे शो करना है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल ABCD in which angle A is 90 degrees,
to prove angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle A is 90. ठीक है, अब प्रूफ में आपने पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखनी है. अ रेक्टेंगल is a parallelogram with one angle 90 degrees. क्लियर हो गया. अब क्योंकि मैंने कहा है कि ये पैरेललोग्राम है, सो व्हाट अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री. तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप पहले लिख चुके हो पैरेललोग्राम है, तो ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. पूरा लिखना है यहाँ पर, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. उसमें एंगल ए का मेजर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल बी का मेजरमेंट इसके बेसिस पर कितना आ जाएगा, एज 90. ठीक है, फिर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट लिखना, इतना प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, बी की मेजरमेंट निकाल दिया हमने. फिर उसके बाद कहेंगे सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, या फिर आप एडजेसेंट एंगल्स बी और सी को ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि बी और सी लिया, सी और डी भी ले लिया, पर यहां पर मैं यूज करूंगी सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore angle A is equal to angle C is 90 degree. Similarly एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अब ए बी सी निकालने के बाद ना कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ ही चारों एंगल्स को 90 प्रूव करना, तो D को भी ले लिया. दैट इज योर विश. बहुत टाइम है लिखने वाला, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो हम सब कुछ लिखते रहेंगे, या एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में, अच्छे से उसमें सारा कुछ डाल दो. समझ में आई बात है. तो दैट इज अ पर्सनल, एक हमारी वो होती है कि नहीं मुझे ऐसे करना है, कर सकते हो. यहाँ पर जो बुक में प्रूफ दिया हुआ है उसमें आपने इंटरनल एंगल्स लिखे हैं और उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स लिखे हैं और उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स लिखे हैं, वैसे भी कर सकते हो, राइट. और हेंस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज 90 डिग्री. और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना, यहाँ पर हेंस प्रूव नहीं लिखना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, therefore each angle of rectangle is a right angle. ठीक है, इसका एक नंबर कट जाता है. तो टीचर की मर्जी है, अगर उसको नंबर काटने का मन कर रहा है तो उसने इस बात पे एक नंबर काट लेना है, ना भी कटे, लेकिन अगर कटेगा तो बस पता नहीं किसका होगा, और वो क्यों होगा वो समझ भी नहीं आएगा. ठीक है, तो आपने लिखना है ये जो प्रॉपर्टीज वाले प्रूफ है ना, इसमें ये वाली चीजें, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल विद वन एंगल 90, इनके एक एक नंबर है, राइट. वी हैड केसेस बिफोर, यहाँ पर बच्चे ऐसे आए कि मैम ने बस इतना नहीं लिखा, नंबर काट लिया. अब वो क्यों काटा, उसने कहा था कि स्पेसिफिक है, नहीं है, कुछ ऐसा रीजन नहीं है, किसी दूसरे स्कूल में नहीं कटे हुए, राइट. चलो अब लिखेंगे therefore each angle of a rectangle is a right angle. लास्ट में लिखना है, या hence each angle of a rectangle is a right angle. अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल नंबर 2. शो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other. मतलब जो हम चिल्ला चिल्ला कर प्रॉपर्टीज याद कर रहे थे वो हम सारी अब प्रूव कर रहे हैं, और प्रूव करने के यही 2-3 इनके वेज हैं. ठीक है, शो दैट diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. This is a property of rhombus. Example number 2 है ये. Show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Rhombus की definition क्या थी? Rhombus is a, क्या होता है rhombus? एक पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो लिखो rhombus is a parallelogram. प्रूफ मतलब पहली लाइन ही आनी चाहिए, rhombus is a parallelogram with all sides equal. अब मैंने एक rhombus ड्रॉ करना है यहाँ पर, because I am talking about diagonals, so I'll draw both the diagonals, and since it's a parallelogram, so diagonals have to, parallelogram है ना, तो diagonals को क्या होना चाहिए, diagonals of a parallelogram bisect each other. तो that is inherent property जो इसमें होगी,
उसी को यूज करके हम शो करेंगे कि ये फर्दर 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, रोम्बस ए बी सी डी इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। अगर डायगोनल रोम्बस कह दिया है तो मुझे पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। टू प्रूव AC is perpendicular to BD at O, इंटरसेक्शन पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी क्योंकि मैंने डायगोनल्स पहले ही बता दिए हैं, AC एंड BD डायगोनल्स। प्रूफ में पहली लाइन ये लिख दो, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम with all sides equal, therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to, ये वाला एंगल 90 बनाना है। जब भी हमें, देखो ना, ये दोनों एंगल्स 90 प्रूव कर दिए, चारों में से कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना है। तो जब भी मुझे 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना होगा ना, ऐसे ट्रायंगल में इन बिटवीन कोई हमें ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, एक बड़े ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑलवेज टेक टू एडजेसेंट। समझ में आ गया? अगर मुझे डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना प्रूव करना है तो मैं ऑपोजिट वाले लूंगी, क्योंकि मुझे ओडी और बीओ को इक्वल करना है, तो मैं ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लूंगी। लेकिन जब मुझे 90 डिग्री प्रूव करना होगा ना कभी भी, तो मैं क्या करूंगी, आई टेक द टू एडजेसेंट ट्रायंगल्स। तो चाहे वो एओडी और सीओडी लिया जाए, चाहे वो एओबी या बीओसी लिया जाएगा, सीओबी लिया जाए, या फिर एओडी, और अगर मैंने एओडी लिया तो मैं एओबी कह रही हूँ। समझ में आ गया? कोई भी दो एडजेसेंट वाले ट्रायंगल्स आपने लेने हैं जिनको जिनका हमारा बेस जो है डायगोनल हो, पूरा डायगोनल के दो हिस्सों पे बनाओ। क्लियर हो गया? जब भी हमें 90 डिग्री का आगे प्रूव करना है कि डायगोनल्स आपस में 90 बना रहे हैं, टेक एनी टू एडजेसेंट ट्रायंगल्स। उन्हें क्या प्रूव करेंगे? अगर मैं दो ट्रायंगल्स ले रही हूं तो क्या प्रूव करना चाहिए? अगर दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है ना, और मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उन दो ट्रायंगल्स में मुझे क्या रूल लगाना होगा? कॉन्ग्रुएंसी का। समझ में आ गई बात? है तो लिखो, इन ट्रायंगल, और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल एओडी लिखा है तो साथ में क्या आ जाएगा? सीओडी। इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओडी। ठीक है, एओ इज इक्वल टू सीओ। क्यों होगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड रूल हम क्या लिखेंगे इसमें अब? डीओ इज इक्वल टू डीओ कॉमन, और एक तीसरा एडी इज इक्वल टू सीडी। ये हमने प्रूव अबव किया है। हाँ जी, क्या पूछ? प्रूव्ड अबव हमने पहले लिख दिया था कि और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एडी और सीडी आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए? ऑल साइड्स ऑफ वन इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकेंड, तो हमारा रूल हो जाएगा एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, और अगर हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किया तो किस पर्पस के लिए किया? ये दो एंगल्स क्या चाहिए हमें? इक्वल। तो एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी सीपीसीटी। लेकिन यहां पर खत्म नहीं होता है, मुझे तो 90 डिग्री प्रूव करना था। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा?
बाय लीनियर पेयर। बस अब ये चीज ना एक कॉमन होगी, ये आगे भी लिखोगे, आगे भी इसको सेम प्रूव करोगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब हमने इसके बाद हम आगे हमने लिखा ऑल्सो, इसके बाद ऑल्सो एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इज 180 डिग्रीज, और यहां लिखा जाएगा लीनियर पेयर। समझ में आ गया? अब दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स एंगल एओडी इज 180, क्योंकि यूक्लिड ने कहा हुआ है ना, इक्वल्स कैन बी रिप्लेस बाय इक्वल्स, है ना। तो एंगल एओडी कितना आ गया अपने पास? 90 डिग्री। डायगोनल्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना था, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दिया, चारों एंगल्स 90 हो गए, राइट। हेंस एडी एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी एट पॉइंट, or the diagonals are perpendicular to each other. Hence, the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Next line likho, last line. Hence, the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Example 3 थोड़ा important mark कर लो, और थोड़ा difficult है, difficult from what we been doing. जो ये वाले क्वेश्चंस अपने किए थे उससे थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, next we have example number 3. ABC is an isosceles triangle. आइसोसलेस कौन सा होता है? हाँ जी, बाकी सब। आइसोसलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? इन विच 2 साइड्स आर। ठीक है ना, उसने मेंशन किया हुआ है कौन सी वाली साइड जो इक्वल है, ए बी और AC इक्वल है। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, तो यहां पर AB को यहां पर उसने एक्सटेंड किया है, दिस इज P। AD जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, और CD को पैरेलल ड्रॉ किया है AB के। So given triangle ABC in which AB is equal to AC, AD bisects angle PAC, also AB is parallel to CD. So AB लिखा है तो DC लिखा, CD पैरेलल AB लिखा हुआ, ठीक है। दो चीजें प्रूव करनी है, इसमें लिखा है टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंड सेकेंड पार्ट है ABCD इज अ पैरेलल। DAC ये वाला एंगल प्रूव करना है इक्वल टू BCA, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूव करना है। पैरेलल तो AD दी नहीं हुई BC को, तो AB और CD पैरेलल दिए हुए। इतना लिख लिया, गिवन टू प्रूफ सबने लिख लिया। अब जो इसमें हम कंडीशन प्रूव करेंगे ना, सबसे बड़ी गलती इसमें यही होती है। दैट्स व्हाई आई सेड थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अब तक करते आ रहे हैं ना उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक ना आपको पैरेललोग्राम दिया होगा, लाइंस पैरेलल दी होंगी, इसने कुछ नहीं दिया हुआ, उसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को फर्दर बनाया है पैरेललोग्राम। ठीक हो गया? अब यहां पर हमें कहा गया है कि जो ये वाला एंगल बना है ना, ये वाला, तो कहता है इसके इक्वल है, इसे प्रूव करना, राइट। गिवन कंडीशंस में एक एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, वो कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया? और ये चीज आपने एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज वाले एक्सरसाइज मिस की हुई है, दैट्स व्हाई हम इस प्रॉपर्टी को इतने अच्छे से फ्रीली यूज नहीं करते, राइट। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC
एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, और रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सबसे मेजर प्रॉपर्टी जो यहाँ पे याद रखनी है ना, बाकी सब निकाल लोगे, आइसोसेलेस है तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। सबसे मेन प्रॉपर्टी जो हाईलाइट इस क्वेश्चन को याद रखोगे ना, वो यही चीज है। तो फर्स्ट थिंग दैट ये क्वेश्चन देखकर आपका दिमाग में आए कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, उसके बाद सारा कुछ प्रूव कर लोगे। ठीक है ना? पीएससी के दो हिस्से हो गए, दोनों इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल एबीसी और एंगल एसीबी में क्या रिलेशन है? एबीसी ये वाला एंगल, एंगल 3 और ये वाला एंगल क्या रिलेशन है? इक्वल क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है ना, बाकी सब आपको सब्सिक्वेंटली याद आता रहेगा कि हाँ इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो। उससे क्या होगा, इसको ट्वाइस एंगल कर दिया, इसको भी ट्वाइस एंगल कर दिया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई? राइट। तो अब हम लिखेंगे सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, therefore angle PAD is equal to angle CAD। CAD लिखा नहीं, DAC लिखा है तो DAC लिखो उसको। ठीक है ना, जो हमारे क्वेश्चन में एंगल नेम लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली एंगल को नेम लिखो। हमने कहा एंगल DAP और यहाँ पर एंगल DAC आपस में इक्वल है। ठीक है। ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle BCA। यहां पर क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया इतना? अब ये एंगल PAC को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एंगल DAP प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA। ये 2 और 3 और इसको 1 नेम दे देना। ठीक हो गया? फ्रॉम 1 to 3 फिर यहाँ पे क्वेश्चन करो। ठीक है, इन बिटवीन चाहे कोई देख लो क्यों। फ्रॉम 1 to 3 मुझे DAC को रखना है, DAP को रिप्लेस करना है, तो DAP की जगह हम DAC लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल DAC इज इक्वल टू 2 एंगल BCA। क्लियर हो गया? हम यहाँ पे लिख देंगे DAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA प्लस एंगल BCA। 2 टाइम्स एंगल DAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BCA, तो यहां से आ गया DAC इक्वल टू एंगल BCA। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब शो करना है पैरेललोग्राम। इसके बाद ना सेकंड पार्ट बहुत आसान है। जो पहला रीजन आपने एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल किया था वो क्या था? दे आर, पहली चीज जो पावनी ने बोली थी, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं कह रही हूं इक्वल है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखोगे आप सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, सेकंड पार्ट लिखो। एंगल DAC is equal to angle BCA since they form a pair of alternate interior angles, therefore
AD is parallel to BC. और कौन सी पैरेलल लाइंस दी हुई है गिवन में? देखो और कौन सा पेयर दिया हुआ पैरेलल लाइंस का? AB is parallel to CD, है ना? अब लिखेंगे since AD is parallel to BC and AB is parallel to CD, therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, यहां पर लिख देना both pair of opposite sides are parallel. Reason, या तो ऐसे लिखो as both the pair of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram, या ABCD is a parallelogram as both pair of opposite sides are parallel, hence proved. ठीक है, अब प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, नेक्स्ट लिखो बताओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। If an angle of a parallelogram, if an angle of a parallelogram, if an angle of a, ये बुक का क्वेश्चन है। नहीं बेटा एक्स्ट्रा है, angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, 2/3 of its adjacent angle, find all angles of the parallel. Find the measure of all angles of the parallelogram. एक पैरेललोग्राम, उसके दो एंगल्स बताए गए हैं, कौन से दो एंगल्स? एडजेसेंट वाले। एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना? तो अगर एक एंगल एक्स है एंड एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल को अगर आप एक्स लिखोगे तो 2/3 वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? 2/3 ऑफ एक्स। इसमें क्या ऐड किया? एक्स, तो क्या बन जाएगा ये? 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारे एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा, ठीक है? 2x plus 3x is equal to 180 into 3, 5x is 180 into 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 into 3 which is 108। तो जब आपने सारे एंगल्स लिखने हैं तो किस वे में लिखना होगा? ये एडजेसेंट एंगल है ना, तो अगर हम 108 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा? फिर कौन सा मेंशन करोगे? फिर कौन सा मेंशन करोगे? ठीक है, कल ना मैंने होमवर्क दिया था पर स्पेसिफाई नहीं किया था कौन से वाला करना है ना? तो आपके पास सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट वाला पेपर है, मैं फिर से ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आना, ठीक है? इसके फर्स्ट 7 चैप्टर्स ही थे, उस फर्स्ट 8 थे। कोऑर्डिनेटर्स को छोड़ देना, अगर कोऑर्डिनेटर्स का कोई जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना। मुझे सेक्शन ए और सेक्शन बी कल आपकी शाम में क्लास होगी, ठीक है? मुझे सॉल्व चाहिए सबके यहाँ पर, पहले होमवर्क चेक होगा उसके बाद नेक्स्ट काम करवाऊंगी। लिख लो यहाँ पर अब सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ जो पेपर जो मैंने अभी सेंड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी प्रॉपर आंसर्स लिखे होने चाहिए।
सेक्शन बी मतलब प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो एक्सेप्ट कोऑर्डिनेटर्स, अगर वो सॉल्व होता है ठीक बात है, अगर नहीं होता तो फिर छोड़ सकते हो, एमसीक्यूज में भी और बाकी सेक्शन में। ठीक है, कल आपकी रूटीन में क्लास